का जो एक है, ये जाहिलपन का जो एक आपका एक जितने जो आपकी ये परपेचुएट हुई हुई है, इसको हम किस तरह करटेल कर सकते हैं, इसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज 26.2 मिलियन चिल्ड्रन आउटसाइड ऑफ स्कूल इज एन अस्टाउंडिंग फिगर। एंड दैट टेल्स यू कि जितने भी यूथ हैं, हम सारे यहाँ पर यूथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम जो आप लोग आए हैं, यकीनन आप लोगों में से भी इतने ज्यादा लोग हैं जो बहुत डीपली फील करते हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर। एंड जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई वांट टू टेल यू कि आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं। ये जो हम अब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोगों को इसका शुक्र अदा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को शायद इतनी एजुकेशन मिल चुकी है अपने माँ बाप से, या लाइफ ने आपको इतनी एजुकेशन दी है कि आप यहाँ पर बैठकर इस गुफ्तगू को सुने और इस गुफ्तगू में हिस्सा ले सके। ये वो गुफ्तगू होती है जो डिफरेंट जगहों में नहीं हो पाती क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता एंड वो उन सर्कल्स में नहीं होते। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की और जब हम बात करते हैं सिस्टम के फेलियर की, तो बहुत ज्यादा हमें चीजें नजर आएंगी। बट सबसे बड़ी चीज जो मेरे नजर में है वो है एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म। आपको पता होगा सिंगल नेशनल करिकुलम भी पिछले सालों में इम्प्लीमेंट होने की कोशिश की थी, बट आई डोंट थिंक इट वाज गोइंग टू वर्क आउट इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल गेन्स है, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात दोबारा आ जाएगी, वो इसलिए है क्योंकि हम सब जो है मिलके काम फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना चाहते। वी जस्ट लाइक टू हॉग क्रेडिट। सो जब हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं, जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ना हमें इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मिलेगी, ना हमें अपनी सोशल सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरीके से, वेदर इट्स लिटरेसी एंड एजुकेशन, वेदर इट्स एक्सेस, वेदर इट्स जेंडर इक्वालिटी, जितनी भी चीजें हैं, उसके अंदर भी आपको ये चीज नहीं नजर आएगी क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज पे होता है। सिमिलरली लैक ऑफ एजुकेशन का भी इम्पैक्ट हर चीज पे होता है। जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की, when we talk about the lack of education and we talk about different things, पाकिस्तान के अंदर सबसे दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं which I personally think are two big issues: right to education and the economy। मुझे लगता है अगर ये दोनों चीजें ओवरनाइट फिक्स हो जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत बेहतर पोजीशन में आ सकता है। मगर दोनों चीजें जो है, चाहे वो इकोनॉमी हो या एजुकेशन हो या एक्सेस टू एजुकेशन हो, ये दोनों लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो पाता। अब जब हम बात करते हैं रीसेंट ईयर्स के बारे में, आपको पता होगा कि द क्लाइमेट हैज बिन फेसिंग, वी हैव सीन मल्टीपल क्लाइमेट challenges all over the world. We've seen them in Arizona forest fires, we've seen them in different parts of the world, but Pakistan जो है, it is at actually the fifth most affected country when it comes to climate change. So climate change का जो सबसे ज्यादा असर है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क पे पड़ा है, and it's actually one of the biggest, और कह रहे हैं it is expected in 2026 it's going to be the second most affected by climate change। तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और जब हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा हम नुकसान ऑलरेडी पा चुके हैं, जिस तरह के बलूचिस्तान के फ्लड्स आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ना सिर्फ बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके लाइवलीहुड्स को, बट एन एंटायर प्रोविंस दैट्स ऑलरेडी अंडर रिसोर्स्ड। और उसको बिल्डअप करने के लिए पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। It received a lot of international funds, it received a lot of international support, जिसके बगैर पाकिस्तान शायद उस कम्युनिटी को दोबारा बिल्डअप नहीं ना कर पाती, जो अभी भी बिल्डअप हो रही है। क्योंकि जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज के अंदर बातें आती हैं वो आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की बात आ जाएगी। लाहौर की अगर बात करें, अगर आप लोग लाहौर में रहते तो आपको यकीनन स्मॉग का पता होगा। तो स्मॉग जैसे इश्यूज जो है शायद लोगों को इतने सीरियस नहीं लगते। तो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज, अगर आपकी दुनिया ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ पे रहेंगे, ये बात समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि शायद लोगों को समझ नहीं आती कि जो हवा भी वो ब्रीथ कर रही है वो साफ हवा होनी चाहिए, और साफ हवा का भी हक हर इंसान का एक हक है, और वो हक होना चाहिए, विच मीन्स द राइट टू क्लीन एयर इज अ फंडामेंटल राइट फॉर इंडिविजुअल्स। तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे मैंने बलूचिस्तान फ्लड्स की बात की, पाकिस्तान के पास ना वो रिसोर्सेज है, ना वो इकोनॉमी है, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो एक और नेचुरल डिजास्टर को केटर कर सके। तो एक ऑलरेडी एक ऐसी वल्नरेबल पोजीशन में है जिस वल्नरेबल पोजीशन में हम मजीद और क्लाइमेट चेंज नहीं देख सकते, मतलब क्लाइमेट डिजास्टर्स हम नहीं देख सकते। और जितने भी हमारी क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट से, चाहे वो इमरजेंसी, आई बिलीव इट्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट EPD,
और अदर जो जितनी और आपकी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं जो मिल के काम करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इनको चाहिए कि ना सिर्फ वो तब काम करे जब स्मॉग हो, उनसे पहले भी काम करना चाहिए ताकि स्मॉग की प्रिवेंशन की जरूरत ना पड़े। आपको ये भी पता होगा कि लाहौर के अंदर टेम्पररी आर्टिफिशियल रेन हुई थी, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने करवाई थी, और उन्होंने कहा था कि स्मॉग को फाइट करने के लिए आपको आर्टिफिशियल रेन की जरूरत होगी, मगर ये भी एक टेम्पररी फिक्स है, ये परमानेंट फिक्स नहीं है लाहौर के एनवायरनमेंट के लिए, लाहौर के क्लाइमेट के लिए। लाहौर इज नोन टू बी अ सिटी ऑफ गार्डन्स, येट वी आर सफरिंग फ्रॉम स्मॉग एवरी सिंगल विंटर, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, और आपका जो लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जल्दी फॉल कर जाती है। तो जो ये इशू है, ये मुझे लगता है ऐसा इशू है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती है अनफॉर्चुनेटली, बट ये परहैप्स सारे इश्यूज से सबसे बड़ा इशू इसलिए क्योंकि अगर दुनिया नहीं रहेगी तो हम कहाँ पर रहेंगे। अगर हम बात करते हैं अब, if we go back and we talk about one other point that I wanted to raise with you with regards to, I think, one of the things that everybody feels so passionately about, human rights and justice. पाकिस्तान कोर्ट्स अभी इतने बर्डनड हैं, दे आर वेरी बर्डन टू द पॉइंट where there are about 26.2 million cases जो अभी अदालत में पेंडिंग हैं। ये वो वाले केसेस हैं जिनकी अभी या तो डेट नहीं लगी, या अगला उनका ट्रायल नहीं आया, या देर अभी भी इनकम्प्लीट, और इसमें से बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो साल बाय सालों साल से चलते जा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का केस हो, चाहे वो किसी का मर्डर का केस हो, चाहे वो किसी डिफेंस का केस हो, या somebody that has been falsely implicated या accused। तो जब हम बात करते हैं जस्टिस की और जब हम बात करते हैं इंसाफ की, एक में बात यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ है, और सबसे अच्छा, इट इज एक्चुअली एट नंबर 148, विच इज I think the fourth worst country in the world when it comes to the rule of law in terms of fairness and impartiality। जितने भी मुल्क हैं जिनकी रूल ऑफ लॉ सबसे स्ट्रांग है, उसमें सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, नंबर वन। नंबर टू, उनमें डिले जस्टिस बहुत कम है। तो जो बर्डन हमारी अदालतों पे है, जो बर्डन हमारी लॉ एनफोर्समेंट पे है, जो बर्डन हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे है, जितने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स स्पेशल कोर्ट्स पे है, उस बर्डन को कम करना और लोगों के लिए उनके मसले जल्द से जल्द सॉल्व करना हमारे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है हर वो इख्तियार जो कोर्ट से पहले अडॉप्ट हो सकता है जो किसी मसले को खत्म कर सकता है। हर मसला अदालत में लाने की जरूरत नहीं है। कुछ मसले होते हैं जिनको अदालत में लाना चाहे, अगर कोई बंदा चाहे, अगर वो सीरियस मैटर्स हैं तो उनको चाहिए कि वो अदालत जो है वो उन मैटर्स को टेकअप करे, बजाय इसके कि केस बाय केस, स्पेशली फ्रिवलेस केसेस जो जाते हैं कोर्ट में, वो दूसरे लोगों का भी टाइम जाया करते हैं और अदालत को भी बर्डन करते हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए या इस चीज को केटर करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास एक एफिशिएंट सिस्टम हो, जो फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये होगी कुछ प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस्ड विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान फेस every one of these issues। हटके एक दूसरे से हटके नहीं है, all of these are interconnected from one another। So I hope you guys can hear me। Am I audible? Yeah. Okay, I'm going to see the chat box in a while. I'm just going to be wrapping this Yeah, up in just a bit, and we're going to be going to, before we move on to the second part, I'm going to be asking very briefly some questions from you all as well। So it's really important to see कि हर जो यहाँ पर issues show हो रहा है, चाहे वो economic है या वो related to rights and justice है, all of these are interlinked from one another। यानी कि all of these are in a chain or a tree branch of sorts कि जब तक एक चीज नहीं ठीक होगी दूसरी चीज भी ठीक नहीं हो सकती। Now, I want you guys to do a little bit of an exercise। I've mentioned some of the challenges here on the screen। You can see it on my screen। And there's some challenges that जो आपने मुझे बताए थे in the chat box। So I want you to do one thing। I want you to take 5 minutes and I want you to note down 2 things under each and every heading। For instance, what economic sub-issues do you think Pakistan is facing? And what could be the solution to those issues? Political, social, climate, and human rights and justice।
इसके साथ साथ अगर आपको कोई इशू लगता है पाकिस्तान इज फेसिंग, हाईलाइट दैट एंड talk about it in a sub setting as to how we can play our part, or what we can do in order to sort that particular issue out. So I hope you understand the assignment. It doesn't have to be very big. It can be 2 words, it could be 3 words. I'm going to choose people, then you can unmute and you can share your answers with me. Okay, so you guys have 5 minutes and let's start. I'm really sorry, I was having some connectivity issues. Can you please repeat the question? Yes, I can. So I've put some challenges. I hope you all can see my screen. So there's some challenges on the screen, and there's some challenges that you've mentioned in the chat box. For each and every challenge, mention a sub challenge and mention a possible solution to that challenge. All right, thank you. So about have mentioned E5. Hello. Yes, hello. I'm sorry if you guys have any questions. You can also chat in the chat.